Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी जियांग फैंगमियान की हरकतों से इतना डर चुका था कि वो भागते हुए सीधा बिना सोचे समझे विंग के पास पहुंच चुका था और वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। वही विंग जो खुद वांग जी को इतना मैसी कंडीशन में खुद के पास देखकर बहुत ज़्यादा डर भी चुका था और शॉक भी हो चुका था। उसने वांग जी को बहुत बार सच पूछने की कोशिश की, पर वांग जी जो विंग से क्लियरली झूठ बोल रहा था और उसे उस झूठ पर हो सके उतना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। विंग कहीं ना कहीं इस बात को शायद समझ चुका था, पर फिलहाल वांग जी की बातों को मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वांग जी की हालत बहुत ख़राब थी और विंग उसे ज़्यादा पुश नहीं कर सकता था सच बताने के लिए। इसलिए वो चुपचाप फिलहाल तो इन बातों को अग्री कर जाता है और ऑब्वियसली वो वांग जी को अब अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वो वांग जी को लेकर कहीं बाहर जाने का डिसाइड करता है। विंग वांग जी को लेकर करीबन 4 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद सीधा अपने फार्म हाउस पहुंचा था। ये प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा कामिंग था। हर तरफ शांति थी। वांग जी विंग के साथ फर्स्ट टाइम ही इस प्लेस पर आया था और सच में उसे ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वांग जी वो सारी प्लेस घूम रहा था। वही विंग जिसने वहाँ के सर्वेंट्स से कह दिया था फूड मेक करने के लिए, और वो खुद भी वांग जी को सारी प्लेसेस पर घुमा रहा था। पहले तो विंग और वांग जी उस फार्म हाउस का ही टूर करते हैं। विंग वांग जी को बताता है कि ये फार्म हाउस बहुत पुराना है और यहाँ अक्सर वो अपने मॉम डैड के साथ छुट्टियों पर आया करता था। साथ ही आज फर्स्ट टाइम विंग अपने पास्ट के बारे में वांग जी से बात करता है। विंग बताता है कि कैसे बिजनेस राइवलरी की वजह से उसके पेरेंट्स को मार दिया गया और उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। बहुत सालों तक तो ये सच छुपा रहा, पर जब विंग बड़ा हुआ और उसे समझ में आने लगा तब उसने अपने पेरेंट्स की डेथ की इन्वेस्टिगेशन की और फाइनली वो अपने पेरेंट्स के गुनहगारों को सज़ा देने में सक्सेसफुल रहा। आज वो सब जेल में है। साथ ही वो वांग जी को ये भी बताता है कि कैसे करीबन अपने 10 साल की उम्र में पेरेंट्स को खोने के बाद उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया। साथ ही जियांग फैमिली में खासकर मैडम यू जो जियांग फैमियान की वाइफ है, उन्होंने कैसे उसकी केयर की, पर एक इलनेस के चलते उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद विंग ने जियांग चैंग और जियांग फैंगमियान का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठा ली। भले ही जियांग फैंगमियान और जियांग चैंग उसके साथ रहते नहीं, पर वो उन दोनों की हमेशा केयर करता है। इनफैक्ट उसने जियांग चैंग को अपने साथ ही रखा है ताकि जियांग चैंग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वही जियांग फैंगमियान की भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वांग जी जब विंग के बारे में ये सब कुछ सुनता है, उसे कहीं ना कहीं अपने बोले गए झूठ पर जो अब तक अफसोस हो रहा था वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि विंग जिस तरीके से जियांग फैमिली के बारे में बोल रहा था उस हिसाब से वांग जी को सच में नहीं लग रहा कि विंग उस पर यकीन करता। अगर सच में विंग जियांग फैंगमियान की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है तो क्यों वो वांग जी की बातों को मानता। आफ्टर ऑल जियांग फैमिली ने विंग को संभाला है और वांग जी विंग की लाइफ में अभी अभी आया है, इसीलिए फिलहाल उसका चुप रहना ही सही होगा। यही सोचकर वांग जी विंग के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। विंग वांग जी को वहाँ बहुत सारी प्लेसेस दिखाता है। उसके फार्म हाउस के नज़दीक ही एक छोटा सा और ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स था। विंग वांग जी को वहाँ भी लेके जाता है और वो वहाँ भी बहुत सारा फन करते हैं। ये पूरी प्लेस विंग की थी, इसीलिए यहाँ कोई भी विंग के परमिशन के सिवा नहीं आ सकता था। विंग और वांग जी खूब सारा घूमते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पर। विंग वांग जी की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था और वो वांग जी के बिल्कुल दूर नहीं हो रहा था। इवन आज वांग जी भी विंग के बिल्कुल दूर नहीं जा रहा था। वो दोनों भी लगभग बिल्कुल क्लोज थे। इनफैक्ट वांग जी ने तो विंग का हाथ भी रेयरली ही छोड़ा था। विंग जब देखता है कि वांग जी यहाँ कंफर्टेबल है और वो पूरी तरीके से
सुबह का इंसिडेंट्स भूल चुका है, उसे रिलीफ फील होता है क्योंकि सच में मॉर्निंग की वांग जी की हालत देखकर वांग जी से ज़्यादा तो खुद विंग डर चुका था। हाँ, भले ही वो हो सके उतना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सामने उसका वांग जी था जो उसके हाथों में लगभग शिवर कर रहा था और उसे विंग को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। पर विंग सच में अपने पूरे दिल से वांग जी से प्यार करता है और वांग जी की इतनी बुरी हालत देखकर कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी था और डरा हुआ भी था। विंग अब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा वांग जी की केयर करता है, उससे बेइंतहा प्यार करता है और वो सच में जानना चाहता है कि वांग जी के सुबह के इतने मेसी बिहेव का रीज़न क्या था। पर फिलहाल ये वक्त सही नहीं है और वांग जी अगर उसे नहीं बताना चाहता तो विंग उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा। पर अगर सच में वांग जी ने जैसा कहा ये सब एक ड्रीम की वजह से हुआ है तो सच में विंग रिलीफ फील करेगा। पर वो आगे से ये मेक श्योर भी करेगा कि जब तक वांग जी उठता नहीं या विंग उसे उठाता नहीं तब तक विंग वांग जी को ऐसे ही सोता हुआ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगर उसे कहीं अर्जेंट भी जाना हो तो वो वांग जी को अपने साथ लेके जाएगा। वो तो अच्छा हुआ विंग की मीटिंग उसी के ऑफिस में है। कई बार तो विंग को इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, कई बार वो आउट ऑफ सिटी रहता है। ऐसे सिचुएशन में अगर वांग जी के साथ कुछ हुआ तो विंग तो उसे वहाँ संभालने के लिए भी नहीं होगा, फिर वांग जी कहाँ जाएगा। विंग यही सब कुछ सोचकर ये फाइनली डिसाइड कर चुका था कि वो अब से वांग जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा वांग जी के आसपास ही रहेगा, नहीं तो उसके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगा। विंग जो ये सब कुछ सोच रहा था और सामने वांग जी को देख रहा था जो गार्डन में जो रैबिट्स थे उनके पीछे भाग रहा था। विंग को खुशी हो रही थी वांग जी के फेस पर वो स्माइल देखकर। फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी और जियांग चैंग विंग को कॉल कर रहा था कि वो कहाँ है। तब विंग जियांग चैंग को बता देता है कि आज रात को वो फार्म हाउस पर ही रुकने वाले हैं और जियांग चैंग और फेंग मियान उनकी फिक्र ना करे। जियांग चैंग इस बात को मान जाता है और वो विंग को यहाँ की टेंशन ना लेने का बोलकर वांग जी का ख्याल रखने को बोलता है। विंग ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वो वांग जी को भी अब अपने पास बुलाता है। ऑब्वियसली इवनिंग हो चुकी थी और सनसेट का टाइम था। विंग वांग जी को लेकर एक हिल टाइप प्लेस पर जाता है जहाँ से सच में सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। विंग और वांग जी दोनों भी पीसफुली शांति से एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हुए थे और उस सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। वो पीसफुल माहौल, ठंडी हवा और सामने का खूबसूरत नज़ारा, हाथों में हाथ डाले अपना लाइफ पार्टनर साइड को बैठा है। इससे ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग और क्या ही हो सकती है। और वो दोनों भी इस फीलिंग को ना सिर्फ एंजॉय कर रहे थे बल्कि इस मोमेंट में वो दोनों भी जी रहे थे। फाइनली अब अंधेरा होने लगा था। विंग वांग जी को लेकर फिर से फार्म हाउस में वापस आ जाता है। मेड्स ने ऑलरेडी फूड प्रिपेयर कर लिया था। विंग वांग जी को खुद अपने हाथों से फीडिंग कराता है और साथ ही वो खुद भी फूड एंजॉय करता है। आज पूरा दिन लगभग विंग ने वांग जी को अपनी बाहों में ही रखा था क्योंकि एक तो सुबह ऐसे ही भागने से वांग जी के पैर इंजर्ड हो चुके थे और साथ ही वांग जी को आज बुरी कंडीशन में देखकर कहीं ना कहीं विंग भी वांग जी को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। दोनों भी फाइनली अपने रूम में थे। ये रूम भी बहुत ब्यूटीफुल था, सिंपल था पर बहुत खूबसूरत था। विंग वांग जी की हेल्प करता है फ्रेश होने में और वो खुद भी फ्रेश होता है। यहाँ वांग जी के कोई भी क्लोथ्स नहीं थे इसलिए विंग उसे अपने ही क्लोथ्स दे देता है। वैसे भी यहाँ कौन ही था उन दोनों के अलावा, मेड्स ऑलरेडी घर जा चुकी थी तो अब इस कॉटेज में वो दोनों ही अकेले थे। विंग और वांग जी थोड़ी बातें करते हैं और थोड़े क्वालिटी मोमेंट एक साथ बिताने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे की बाहों में पीसफुली सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग पहले विंग की आईज ओपन की थी और वो अपनी बाहों में वांग जी को पीसफुली सोता हुआ देख रहा था। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी पर दूसरे ही पल उसका फेस टोटली चेंज हो चुका था क्योंकि उसे कल का इंसिडेंस जो याद आ चुका था।
कल भी तो मॉर्निंग को ऐसे ही वांगजी उसकी बाहों में पीसफुली सोया था और दूसरे ही वक्त पता नहीं क्या हुआ, पर विंग ने वांगजी को इतना मैसिली देखा। खैर, आगे से ऐसा कुछ ना हो, इस बात को विंग मेक श्योर करेगा और अपने ओमेगा के फेस पर हमेशा ये पीस रहे, ये हंसी रहे, ये खूबसूरत नज़ारा हमेशा उसके सामने रहे। इसी बात का वो आगे से ख्याल रखेगा। विंग आज वांगजी के पास तब तक लेटा रहता है जब तक वांगजी खुद से अपनी आईज ओपन ना करे। करीबन 2 घंटे वो बस वांगजी को यूं ही देख रहा था। 2 घंटे बाद जाकर कहीं वांगजी अपनी आईज ओपन करता है और उसके भी सामने उसके अल्फा का हैंडसम सा फेस था जो उसकी तरफ स्माइल से देख रहा था। वांगजी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। विंग वांगजी के चीक्स को प्यार से रब करते हुए उसके फोरहेड पर जेंटल किस करता है। वांगजी को सच में विंग का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर जब भी विंग उसके फोरहेड पर किस करता है। वो मोमेंटो वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि वो किस वांगजी को अश्योर कराता है उसके अल्फा के प्यार का। सच में लिप किस लव को इंडिकेट करता है, बट फोरहेड किस ट्रू लव को इंडिकेट करता है, जिसमें नीड नहीं होती, बस एक एहसास होता है, एक खूबसूरत एहसास जो इंसान को ये समझाता है कि सामने वाला उसके लिए सिर्फ उसका प्यार नहीं है और ना ही उनका रिश्ता सिर्फ नीड्स पर डिपेंडेड है, बल्कि वो सच्चा प्यार है और वो प्यार किसी दुनिया की तरह है। एक स्पेशल बॉन्ड जो सिर्फ बॉडी से बॉडी को कनेक्ट नहीं करता बल्कि सोल से सोल को भी कनेक्ट करता है। खूबसूरत होता है ये सब कुछ। सच में ये एहसास बहुत खूबसूरत है और वांगजी हमेशा इस एहसास में जीना चाहता है। विंग के उस ट्रू लव को, उस वार्मथ को, उसके आर्म्स की इन टाइट ग्रिप को, ये एहसास जो हमेशा विंग उसे फील कराता है कि विंग की लाइफ में वांगजी उसका सब कुछ है। यह एहसास वांगजी नहीं खोना चाहता और यही रीज़न है कि वो झूठ बोल रहा है। झूठ, जैसे ही ये वर्ड वांगजी के माइंड में आया था, कहीं ना कहीं उसका फेस उतर चुका था और विंग जो वांगजी की तरफ ही देख रहा था, इनफैक्ट उसकी आईज में देखकर अब तक स्माइल कर रहा था, वो तुरंत ही उस सैडनेस को नोटिस कर चुका था। इससे पहले कि विंग वांगजी से कुछ पूछता, वांगजी अपने हेड को विंग के चेस्ट पर रख देता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। विंग भी वांगजी को कुछ नहीं पूछता क्योंकि वांगजी उससे झूठ ही बोलेगा या शायद हो सकता है वो वांगजी का कोई सच भी हो। खैर, विंग वांगजी को डायरेक्टली अब कुछ भी नहीं पूछेगा। जब वांगजी का मन होगा तो वांगजी विंग को खुद ही सच बता देगा। यही सोचकर विंग शांत रहता है। बहुत देर तक वो फिर से एक दूसरे की आगोश में रहते हैं, पर फाइनली कुछ देर बाद वांगजी और विंग दोनों भी उठ जाते हैं। वो दोनों साथ में फ्रेश होते हैं और उनके वहाँ भी बहुत कोजी मोमेंट स्पेंड करते हैं। हाँ, अभी भी उनमें इंटीमेसी नहीं थी, अभी भी एक इनविजिबल वॉल उन दोनों में थी, पर उन दोनों के स्पेशल मोमेंट्स उस वॉल की वजह से थोड़ा भी इफेक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि विंग वांगजी को किस करना, वो भी उसके लिप्स पर, उसके नेक पर, उसकी शोल्डर पर, उसे टाइटली हग करना, उसे उसकी वेस्ट पर या उसकी बॉडी के सेंसिटिव पॉइंट्स पर टच करना, इस बात से वांगजी ने विंग को कभी भी नहीं रोका था। प्रॉपर इंटीमेसी नहीं हुई थी, पर वो क्यूट इंटीमेट मोमेंट उनमें अक्सर क्रिएट होते थे। वांगजी पहले इसमें शाइनेस फील करता था, पर आज कहीं ना कहीं वो खुद विंग को प्रोवोक कर रहा था। वही विंग जो वांगजी का ये थोड़ा बोल्डनेस देखकर कंफ्यूज भी था, साथ ही खुश भी था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वांगजी उसके साथ कंफर्टेबल हो रहा है और ये बात अच्छी है। वैसे भी विंग भी जानता है कि बस 4 दिन बचे हैं वांगजी के हीट पीरियड को, उसके बाद वांगजी तो उसका होने ही वाला है। तो फिलहाल ये कोजी मोमेंट्स भी उन्हें खुशी ही दे रहे हैं। बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों भी फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं। वांगजी ने विंग के ही क्लोथ्स पहन लिए थे। वो दोनों वहाँ
स्पेशल ब्रेकफास्ट करते हैं जो गार्डन के बीचों बीच उन रैबिट्स के साथ था। वांग जी बहुत खुश था और वो विंग को बोल रहा था कि वो यहाँ आकर कुछ दिन रहेंगे क्योंकि आज विंग और वांग जी को वापस जाना था। विंग का वर्क भी था, साथ ही वांग जी का कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला था, पर वांग जी ने कॉलेज जाने से मना कर दिया था। तो विंग भी इस बात को मान जाता है और वो वांग जी को वहाँ से लेकर सीधा अपने घर गया था मेंशन में। विंग जो वांग जी के बाहों में था और विंग वांग जी को लेकर सीधा अपने रूम में जाता है। वो वांग जी को रेडी होने का बोलता है और साथ ही वांग जी को ये भी बोलता है कि वो दोनों भी आज ऑफिस जाएंगे और विंग वांग जी को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देगा। इस बात से वांग जी भी खुश हो चुका था और वो हैप्पीली नोट करता है। विंग वांग जी को बोलता है कि अगर उसे कुछ वर्क है, कुछ कॉलेज का वर्क वगैरह, तो वो उसे ऑफिस में कंप्लीट कर सकता है। वांग जी मान जाता है और वो अपने कॉलेज बैग में जो बुक्स वगैरह थी उसे रख देता है और विंग के हाथ में देता है। विंग पहले तो उस बैग को कैरी करता है, बाद में अपने ओमेगा को, और मेंशन से बाहर जाने के लिए निकलने ही वाला था तभी उसे लिविंग हॉल में जियांग फैंगमियान नजर आ जाते हैं। विंग जियांग फैंगमियान को ग्रीट करता है। वही वांग जी जिसका जियांग फैंगमियान को देखकर गुस्सा बढ़ चुका था और साथ ही विंग के शर्ट पे उसकी पकड़ भी। जियांग फैंगमियान विंग की तरफ देखते हैं और दूसरी नज़र वो वांग जी की तरफ डालते हैं जो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। जियांग फैंगमियान समझ चुके थे कि वांग जी ने विंग को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक विंग ने शायद उनका हाल बुरा करके रखा होता, पर विंग बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा है, मतलब अब तक विंग को कुछ भी नहीं पता। जियांग फैंगमियान भी कल वांग जी को यहाँ से भागते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उन्हें इस बात का भी डर था कि वांग जी विंग को सच बताएगा, पर उनका लक अच्छा कि वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। पर अब उन्हें अपने हिसाब से वांग जी को अकेले देखकर अपनी लैंग्वेज में उसे समझाना होगा ताकि जियांग फैंगमियान का राज कभी भी खुले नहीं। फिलहाल तो वांग जी विंग के बाहों में है, इसलिए विंग के सामने फैंगमियान वांग जी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, इवन उसकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। यही रीज़न है कि वो बस विंग से पूछते हैं कि वो कल रात कहाँ था और घर क्यों नहीं आया। विंग उन्हें कैजुअली रिस्पॉन्ड करता है कि वो अपने ओमेगा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए बाहर गया था। जियांग फैंगमियान नोट कर देते हैं और वो साथ ही ये भी पूछते हैं कि वांग जी को विंग अब कहाँ लेके जा रहा है। विंग इसका भी रिस्पॉन्ड करता है कि उसका ओमेगा उससे दूर नहीं रहना चाहता और वो भी अपने ओमेगा के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए वो वांग जी को अपने साथ ऑफिस लेके जा रहा है। जियांग फैंगमियान नोट कर देते हैं, पर वांग जी की तरफ वो गुस्से से देख रहे थे। विंग इन सारी बातों को नोटिस नहीं करता और वो वांग जी को अपनी बाहों में कैरी किए वहाँ से निकल जाता है। विंग और वांग जी दोनों भी ऑफिस आते हैं और वांग जी को जो अपना वर्क कंप्लीट करना था, विंग उसे काउच पर बिठा देता है और उसे कंप्लीट करने के लिए बोल देता है। वो खुद वांग जी के साइड में आकर बैठ जाता है और उसका जो वर्क था वो उसे कंप्लीट करने लगता है। आज विंग ने अपने ऑफिस के बाहर कदम तक नहीं रखा था, इवन उसने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को अपने ऑफिस में ही मैनेज किया था और जैसे तैसे करके उसे जस्ट कंप्लीट कर दिया था। फाइनली उनका वो दिन अच्छे से गुजरता है। विंग वांग जी की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। नाइट हो चुकी थी तो वो दोनों भी घर आने वाले थे। वो रास्ते में ही थे तभी विंग जो ड्राइव कर रहा था उसे वांग जी बोलता है कि उसे बाहर खाना खाना है। वो विंग के साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहता है। अब अपने ओमेगा की डिमांड को अल्फा कैसे मना कर सकता था, इसलिए वो वांग जी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। उन दोनों का डिनर कंप्लीट हुए बहुत वक्त हो चुका था, पर वांग जी जो वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो विंग को लेकर वहाँ बैठा हुआ था और वो वहाँ से उठ ही नहीं रहा था। विंग के साथ वो बातें कर रहा था। विंग देखता है कि लगभग 11 बज चुके हैं, पर वांग जी अभी भी वहाँ रुकना चाहता था। खैर, वांग जी के चाहने पर विंग और आधा एक घंटा वहाँ बिताता है वांग जी के साथ और फाइनली रात के 12 बजे वो घर आते हैं। अब तक सब सो चुके थे और वांग जी एग्जैक्टली यही चाहता था। वो जियांग फैंगमियान को बिल्कुल फेस नहीं करना चाहता था, इवन वो तो उनका फेस तक नहीं देखना चाहता था। यही रीज़न था कि वो विंग के साथ
बाहर रुका हुआ था और उसने विंग को बाहर डिनर करने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानता था कि विंग उसकी बात को मना नहीं करेगा। खैर, वो दोनों भी अपने घर आ चुके थे और दोनों भी थोड़ा थके हुए थे, तो फ्रेश होकर एक दूसरे की आर्म्स में वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना था कॉलेज में, इसीलिए विंग वांग जी को जल्दी उठा देता है, क्योंकि आज उसे वांग जी को कॉलेज छोड़ना था और खुद को भी ऑफिस जाना था। वो दोनों भी रेडी होते हैं और विंग जो वांग जी को नीचे चलने के लिए बोलता है ब्रेकफास्ट के लिए। वांग जी क्लॉक देखता है और वो विंग को बोलता है कि नहीं, वो लेट हो चुके हैं और विंग उसे सीधा कॉलेज छोड़ दे। विंग वांग जी को बोलता है कि कुछ देर रुक जाए, वो ब्रेकफास्ट करके चलेंगे, पर वांग जी विंग की बात बिल्कुल नहीं मानता और ये बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट बाहर कर लेंगे, घर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जल्दी से जल्द वांग जी कॉलेज पहुंचना चाहता है। वांग जी की जिद पर विंग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता और बिना ब्रेकफास्ट किए ही जियांग चैंग को ऑफिस पहुंचने का बोलकर विंग वांग जी को लेकर उसके कॉलेज की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ही वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद विंग वांग जी को कॉलेज में छोड़ देता है। वांग जी विंग को निकलने से पहले ये बोलना नहीं भूलता कि खुद विंग ही वांग जी को पिक करने आए। इस बात को विंग अग्री करता है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी अपना कॉलेज अटेंड करता है और उसके बाद वो विंग का इंतज़ार करने लगता है, पर वांग जी देखता है कि विंग खुद नहीं आया, बल्कि उसने एक ड्राइवर को भेजा है वांग जी को पिक करने के लिए। ये देखकर वांग जी अपसेट हो चुका था और वो विंग को कॉल करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने विंग को खुद कहा था कि वो उसे लेने आए, पर उसने ड्राइवर को भेज दिया। विंग जिसका मोबाइल बंद आ रहा था, वही ड्राइवर वांग जी को बताता है कि विंग सर की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो उन्हें अचानक से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। पर कोई बात नहीं, विंग सर कल मॉर्निंग तक आ जाएंगे। ये बात सुनते ही वांग जी परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसे जियांग फैंगमियान के साथ उस मेंशन में रहना पड़ेगा, वो भी विंग के अलावा। विंग नहीं है ये जानकर वांग जी ड्राइवर को बोलता है कि वो नी हाउस वांग जी को ड्रॉप कर दे। ड्राइवर मान जाता है और वांग जी नी हाउस में नी मिंजू को कॉल करता है, पर नी मिंजू वांग जी को बताते हैं कि आज उनके एक दोस्त की वेडिंग है, तो वो उसे अटेंड करने आए हैं और घर पे कोई नहीं है। ये जानकर वांग जी को अब ना चाहते हुए भी वह मेंशन ही जाना था। वो ड्राइवर को भी वही बोल देता है और ड्राइवर वांग जी को वह मेंशन में छोड़ देता है। जैसे ही वह मेंशन में वांग जी ने एंटर किया था, वो देखता है कि लिविंग हॉल में ही जियांग फैंगमियान बैठे हुए हैं और उनके फेस पर क्रीपी स्माइल है। ऑब्वियसली वांग जी उस स्माइल को देखकर ही समझ चुका था कि जियांग फैंगमियान भी जानते हैं कि विंग आज यहाँ नहीं है। खैर, वांग जी उन्हें फिलहाल इग्नोर करता है और अपने रूम की तरफ निकल जाता है। अभी वो अपने रूम के पास ही पहुंचा था, तभी वो देखता है कि वहाँ एक गार्ड खड़ा है जिसने अपने आप को फुल्ली कवर करके रखा है। वांग जी समझ चुका था कि ये विंग के स्पेशल गार्ड्स में से कोई है, क्योंकि विंग के जितने भी गार्ड्स हैं, मतलब उसके स्पेशल गार्ड्स जो स्पेशली सिर्फ उसके लिए होते हैं और वो खुद को कवर करके रखते हैं, मतलब इवन उनका फेस भी मास्क से कवर होता है। हमेशा उनके आईज पर सनग्लासेस होते हैं और कैप, जिस वजह से ऑलमोस्ट उनका पूरा फेस कवर रहता है। इससे पहले कि वांग जी उस गार्ड से कुछ पूछ पाता, पीछे से जियांग चैंग आता है जो वांग जी को बताता है कि ये गार्ड विंग ने यहाँ से जाने से पहले खुद उसके लिए अपॉइंट किया है। अगर कोई भी वांग जी को प्रॉब्लम हो तो इस गार्ड को वांग जी बता दे। वांग जी के पूरे सिक्योरिटी का ख्याल ये गार्ड रखेगा। वांग जी नोट करता है। जियांग चैंग वांग जी को ये भी बताता है कि आज रात उसे कुछ काम है, तो वो बाहर जाने वाला है, क्योंकि विंग ऑलरेडी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर गया है और उसे भी एक मीटिंग अटेंड करनी है। फिलहाल उन दोनों पर वर्कलोड ज़्यादा है, इसीलिए वांग जी टेंशन ना ले और कोई प्रॉब्लम हो तो जियांग चैंग विंग या फिर इस गार्ड को इन्फॉर्म कर दे। वांग जी नोट करता है जियांग फैंगमियान ने उसके साथ जितना भी गलत किया हो, पर जियांग चैंग से कभी भी वांग जी को बैड वाइब्स नहीं आई, क्योंकि जियांग चैंग हमेशा उसे रिस्पेक्टफुली ही ट्रीट करता था। साथ ही वो हमेशा वांग जी को वांग जी भी नहीं, इवन वो ब्रदर इन लॉ ही कहता था। वांग जी चैंग से बहुत छोटा था, फिर भी चैंग ने कभी भी वांग जी को
उसके नाम से एड्रेस नहीं किया और वो रिस्पेक्ट वांग जी हमेशा चैंग की आंखों में देख सकता था, जो उसके फादर की आंखों में कभी नहीं थी। बाप बेटे होने के बावजूद भी इनका कैरेक्टर कितना अलग था। चैंग जो अदर ओमेगा की तरफ रिस्पेक्टफुली देखता था, वही फैंग मियान जो इतने एजेड थे फिर भी ओमेगास को अलग ही नज़र से देखते थे। खैर, वांग जी किसी की भी मेंटालिटी तो चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए वो नोट कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। फिलहाल डिनर टाइम हो चुका था। एक सर्वेंट वांग जी को नीचे डिनर के लिए बुलाने को आती है, पर वांग जी उस सर्वेंट को बोलता है कि उसे रूम में ही डिनर दे दे। वांग जी ये बोलकर उसे भेज देता है और वो सर्वेंट भी मान जाती है। वांग जी जब से कॉलेज से आया था तब से विंग को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग का मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा था। वांग जी ने जब बहुत बार विंग को कॉल करके देख लिया और उसे कोई भी आंसर नहीं मिला, तब वो चैंग को कॉल करता है। चैंग वांग जी को बताता है कि विंग मीटिंग के दौरान होगा, इसीलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, या हो सकता है वो फ्लाइट में होगा। वांग जी ओके कहता है और साथ ही ये भी बोलना नहीं भूलता कि अगर चैंग का विंग से कोई भी कांटेक्ट हो तो वो वांग जी को विंग को कॉल करने को बोल दे। चैंग नोट कर देता है। वांग जी जिसकी सुबह के बाद विंग से कोई भी बात नहीं हुई थी, इसीलिए फिलहाल उसका डिनर में भी मन नहीं था। वांग जी को अब विंग की कमी खलने लगी थी। ज़्यादा वक्त नहीं था उन दोनों को दूर हुए, करीबन अभी 9 या 10 घंटे ही हुए थे, पर वांग जी विंग को पूरी तरीके से मिस कर रहा था। उसे फिलहाल जियांग फैंगमियान से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी विंग ने उसकी सेफ्टी के लिए बाहर गार्ड रखा है और वांग जी खुद भी कमज़ोर नहीं है। उसने कल जियांग फैंगमियान को निपट लिया तो वो आज भी उनसे फाइट कर ही लेगा, और अगर आज जियांग फैंगमियान उसके साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश भी करेंगे तो अब वांग जी चुप नहीं रहेगा, वो विंग को बता देगा। इवन वो जियांग फैंगमियान को हर्ट करने के लिए भी एक बार भी नहीं सोचेगा। पर उसे इस बात का भी यकीन था कि जियांग फैंगमियान आज उसे हर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर गार्ड है। यही सोचते हुए वांग जी अपने रूम को अंदर से ठीक से लॉक करने के बाद डिनर कंप्लीट करके सीधा बेड पर लेट चुका था। फिलहाल मिडनाइट का टाइम था। वांग जी पीसफुली अपने बेड पर सोया हुआ था, तभी उसे अपने आसपास अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वांग जी जिसे बहुत अजीब स्मेल आ रही थी, वो तुरंत ही अपनी आईज ओपन करता है और उसके पूरे रूम में अंधेरा था। वांग जी जो अचानक शिवर कर उठा था और वो बहुत झटके से उठ चुका था, वो तुरंत अपने बेड साइड टेबल पर जो लैम्प था उसे ऑन करता है और सामने वो जियांग फैंगमियान को देखता है, जिनके घटिया अल्फा फेरोमोन्स को इनहेल करके वांग जी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जियांग फैंगमियान जिनके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी। वांग जी जैसे ही इसे देखता है वो तुरंत ही बेड के दूसरे साइड से नीचे उतर जाता है। वांग जी जिसने अपने हाथ में साइड में रखा बाज उठा लिया था, वो जियांग फैंगमियान की तरफ उस बाज को पॉइंट करते हुए कहता है, इस बार अगर आपने कोई भी घटिया हरकत करने की कोशिश की ना, आई स्वे मैं अपने अल्फा को सब कुछ सच बता दूंगा। और भूलिए मत, बाहर गार्ड है, वो मेरी बातों को विंग के सामने अश्योरेंस दे देगा। ये सुनते ही जियांग फैंगमियान लाउडली हंसने लगते हैं। वो वांग जी की तरफ देखते हैं और अपनी क्रीपी वॉइस में कहते हैं, लिटिल ओमेगा, क्या तुम जानते हो ये रूम साउंड प्रूफ है, और जिस गार्ड की तुम बात कर रहे हो ना, वो अभी इस रूम से बाहर नहीं है। इनफैक्ट वो इस मैंशन से बाहर है। यहाँ से तुम्हारी एक भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। और रही बात तुम्हारे सो कॉल्ड अल्फा को बताने की, तो तुम्हारा अल्फा कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल वो बहुत दूर है, और तुम्हें बता दूं, मेरी सोने से पहले उससे बात हुई थी, मतलब तुम्हारे सोने से पहले उसका कॉल आया था मुझे। क्या कहा पता है उसने मुझे? अंकल, मेरे वांग जी का ख्याल रखना, हो सकता है मैं मॉर्निंग तक ना आ पाऊँ, मुझे आने में लेट होगा क्योंकि मीटिंग थोड़ा पोस्टपोन हो चुकी है। मेरा वांग जी अकेले में डरता है, इसीलिए उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना। और देखो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा ध्यान रखने। इतना बोलकर वो वांग जी को एक क्रीपी लुक देते हैं। वांग जी जो इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा था, वो जियांग फैंगमियान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, आपने मेरे साथ
तब जो किया तब मैं प्रिपेयर नहीं था, सोया हुआ था, पर अब मैं पूरे होश में हूँ। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत कीजिएगा। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर मैं आपको आज यहाँ से जिंदा ना भी जाने दूँ। अगर मेरे पास आने की कोशिश की ना तो आई स्वेयर नेक्स्ट टाइम आपकी आईज सीधा हेल में ओपन होगी। जियांग फैंगमियान जब ये सुनते हैं वो वांगजी की तरफ देखते हैं और क्रीपीली कहते हैं, ये तो तब होगा ना लिटिल ओमेगा जब तुम्हें मैं यहाँ से ठीक से चलने लायक छोड़ूं। वैसे मुझे पता चला तुम्हारी हीट है ना, शायद कल या परसों में ही वो तुम्हें अपने कंट्रोल में भी ले लेगी। देखो ना, और इस वक्त में तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास नहीं है, पर डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जैसे ही वांगजी ये सुनता है उसे इतना गुस्सा आता है कि उसके हाथ में जो उसने बाज पकड़ के रखा था वो सीधा उसे जियांग फैंगमियान की तरफ थ्रो कर देता है। जियांग फैंगमियान उस बाज से तो बच चुके थे, पर वो अब वांगजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वांगजी जो तुरंत ही अपने हाथ में टेबल लैंप पकड़ लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये उसका रूम था और वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, और बचने का बोला तो कुछ भी जो हाथ में आए उसे पकड़ ही लेता है इंसान। तो वांगजी के हाथ में भी जो आया वो उसने पकड़ लिया। जियांग फैंगमियान जब उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो वांगजी उन पर अटैक कर देता है, पर जियांग फैंगमियान ने वांगजी का वो हाथ पकड़ के उसे मोड़ दिया था, जिस वजह से वांगजी के हाथ से वो लैंप नीचे गिर चुका था। इससे पहले कि वांगजी कुछ कर पाता, जियांग फैंगमियान वांगजी को एक स्ट्रॉन्ग स्लैप करते हैं, जिस वजह से वांगजी बेड पर ही गिर चुका था। जियांग फैंगमियान वांगजी के ऊपर आ जाते हैं और वो वांगजी के दोनों हाथों के रिस्ट को टाइटली प्रेस कर देते हैं। वांगजी जिसे अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। जियांग फैंगमियान उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे तभी वांगजी अपने लेग्स का यूज करके उन्हें किक कर देता है, जिससे जियांग फैंगमियान डगमगा चुके थे और वो पीछे हट चुके थे। वांगजी तुरंत उठ जाता है और वो रूम के डोर की तरफ भागने लगता है, पर जियांग फैंगमियान ने पीछे से वांगजी के शर्ट की कॉलर पकड़ ली थी, जिस वजह से वांगजी के शर्ट के 2-3 बटन टूट जाते हैं और वो शर्ट उसके शोल्डर से वन साइड हट जाती है। वांगजी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था वो जियांग फैंगमियान के तरफ मुड़ता है और उन्हें स्ट्रांगली हिट करता है। उनके फेस पर उसने पंच किया था, जिस वजह से जियांग फैंगमियान लड़खड़ा चुके थे, पर उन्हें इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि ये लिटिल ओमेगा उनके साथ कुछ ज़्यादा ही फाइट कर रहा है। इसकी अकड़ तो उन्हें तोड़नी होगी और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस अकड़ को टूटने में, बस 2 या 3 मिनट और। तब तक उन्हें इस ओमेगा को इसी रूम में रोकना होगा। रूम का डोर तो उन्होंने अच्छे से लॉक किया है, इसीलिए ये ओमेगा इतनी आसानी से बाहर नहीं भाग सकता। वांगजी जो डोर के पास पहुंच चुका था और उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी की जियांग फैंगमियान के हाथ में थी। जियांग फैंगमियान जो वांगजी को देख रहे थे और वांगजी जो डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे थे। वांगजी जो डर चुका था वो तुरंत ही डोर के पास से हट जाता है और कुछ और ढूंढने लगता है जिससे वो जियांग फैंगमियान को हिट कर पाए। अभी कुछ ही पल हुए थे कि वांगजी जिसे अचानक वीक फील होने लगता है। वांगजी का पूरा फोरहेड अचानक स्वेट से कवर हो चुका था और वो डीप ब्रीथ ले रहा था। जियांग फैंगमियान जब वांगजी की स्ट्रगल को कम होते हुए देखते हैं तब वो अपनी ही जगह रुक जाते हैं और वांगजी की तरफ देखने लगते हैं जो रूम में इधर से उधर भाग रहा था उनसे बचने के लिए। वांगजी जब जियांग फैंगमियान को रुका हुआ देखता है तो वो भी उनसे थोड़ा दूरी पर था तो वहाँ रुक जाता है। वैसे भी उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। वांगजी जिसे कुछ भी समझ नहीं आया था वो जियांग फैंगमियान की तरफ देखता है जिनके हाथ में कुछ था, एक छोटी सी बोतल। वांगजी जब उस बोतल को ठीक से देखता है तो उसकी आईज वाइडन हो चुकी थी और वो फैंगमियान की तरफ अनब्लिंकिंगली देख रहा था। वो पूरा डर चुका था। वांगजी जिसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था और वो पूरा स्वेट से कवर हो चुका था, वो फैंगमियान की तरफ देखता है और उन्हें स्ट्रांगली पूछता है कि ये क्या है और उन्होंने उसके साथ क्या किया है। जियांग फैंगमियान वांगजी की तरफ क्रीपीली देखते हुए बोलते हैं कि उन्होंने उसे ड्रग दिया है जिससे उसकी हीट ट्रिगर हो जाएगी। ये सुनते ही वांगजी पूरी तरीके से डर चुका था कि वो
अगर अब हीट में आ गया और इस अल्फा ने अपने फेरोमोन्स थ्रू उसे कंट्रोल कर लिया तो वांगजी ना चाहते हुए भी झुक जाएगा। हीट में उसका ओमेगा जो ऑलरेडी ड्रग के नशे में होगा वो पागल हो जाएगा और उसे अल्फा की नीड होगी। तब उसका ओमेगा सामने विंग को नहीं ढूंढेगा बल्कि किसी भी अल्फा को बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चाहेगा। अगर ये उसकी नेचुरल हीट होती तो शायद वो खुद को कंट्रोल कर लेता, पर फिलहाल ये उसकी नेचुरल हीट नहीं है बल्कि उसे ड्रग किया गया है और ऐसे वक्त में उसका खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इवन उसके ओमेगा के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होगा और उसका ओमेगा जो खुद भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वांगजी ऐसा नहीं होने दे सकता, वो किसी और अल्फा के सामने नहीं झुक सकता। यही सोचकर वांगजी अपने रूम में आसपास देखता है वो क्या करे जिससे वो इस सिचुएशन से बच पाए। एक तो उसे जियांग फैंगमियान को ख़त्म करना होगा या फिर खुद को, क्योंकि वो अपने अल्फा को धोखा नहीं दे सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीज़न क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा कि वांगजी खुद ये नहीं चाहेगा। वो अपनी डिग्निटी के साथ कभी भी खिलवाड़ होते हुए नहीं देखेगा। और अब तो वो ऑलरेडी एक अल्फा से बेइंतहा प्यार करता है, वो विंग से प्यार करता है और सिर्फ उसी का होकर रहना चाहता है। अगर वो विंग का नहीं हुआ तो वो किसी भी और को खुद को छूने का हक नहीं देगा, ख़त्म कर लेगा वो खुद को। पर उससे पहले वो एक लास्ट ट्राई तो कर सकता है। यही सोचकर वांगजी सीधा वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। जियांग फैंगमियान जो ऑलरेडी समझ चुके थे वांगजी के बारे में या उसके इरादों के बारे में, वो तुरंत ही वांगजी की तरफ भागते हैं और उसे उसके आर्म से पकड़ लेते हैं। वो वांगजी को बेड पर थ्रो कर देते हैं और उसके ऊपर आने की कोशिश करने लगते हैं। इवन उसके क्लोथ्स को फोर्सफुली खींचने लगते हैं। वांगजी जो उन्हें हो सके उतना स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा था, पर उसकी भी हालत खराब हो रही थी। जियांग फैंगमियान अपने स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज कर रहे थे। वांगजी जो उन अल्फा फेरोमोन्स को ज़्यादा पसंद तो नहीं कर रहा था, पर ड्रग्स की वजह से कहीं ना कहीं वो अल्फा फेरोमोन्स उसे ट्रिगर कर रहे थे, क्योंकि जियांग फैंगमियान अपनी हॉर्नी फेरोमोन्स को रिलीज कर रहे थे। वांगजी जो ये नहीं चाहता था, ये बिल्कुल नहीं चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और अब वो जियांग फैंगमियान की तरफ देखकर लगभग रोते हुए क्राइंग वॉइस में कहता है, प्लीज प्लीज लीव मी, मत कीजिए ऐसा, मैं आपके नेफ्यू का ओमेगा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जियांग फैंगमियान जो वांगजी को अपने सामने पैक करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इवन वो क्रिपली लाफ कर रहे थे। वही वांगजी हो सके उतना अभी भी उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रेंथ खो रहा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.